दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज के अपन इस क्लास के अंतर्गत एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पूरी इंडिया के अंदर जो सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। जैसे इसके अंदर अपन बात करें कि कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड टीचर्स की तैयारी करता है, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का स्टूडेंट है और सेकंड ग्रेड में जो बायोलॉजी है उसमें ये टॉपिक आता है। जो स्टूडेंट 11th और 12th करता है, 11th और 12th फाउंडेशन करता है, उसमें ये जेनेटिक्स टॉपिक है, आनुवंशिकी जेनेटिक्स टॉपिक है। इसके अलावा कोई टीजीटी पीजीटी की तैयारी करता है, टीजीटी और पीजीटी, उसके अंदर भी काम आता है। कोई भी स्टूडेंट नीट की तैयारी करता है, ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस, प्री मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करता है, तो उसके लिए काम आता है। इसके अलावा लेब स्टेट प्रयोगशाला सहायक है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जेनेटिक्स। कोई भी स्टूडेंट अदर कंपटीशन जिसके अंतर्गत बायो का जो पार्ट आता है, बायोलॉजी जीव विज्ञान का पार्ट आता है, उसके अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कंपटीशन में इसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर इसमें से 5-6 क्वेश्चन आते हैं। ऑल इंडिया नीट के अंदर इसके अंतर्गत 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अपन बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी अपना बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। बायोलॉजी में दोस्तों सिर्फ समझने की बातें हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि इसमें रटना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है। बायोलॉजी टोटली कंसेप्चुअल है। एक बार आपको समझ में आ गई तो उसके अंतर्गत क्या होता है, आपको जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर 120 क्वेश्चंस आते हैं। 120 में से 120 राइट कर सकते हो। मेरे पिछले फर्स्ट ग्रेड के बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी ऑल राजस्थान में बहुत बढ़िया रैंक आए हैं, जिसमें जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जैसे जनरल के, उनके अबोव 200 बायोलॉजी के अंतर्गत क्या है नंबर आए हैं। तो इसके अंदर अपन बात करें, जो ये फर्स्ट ग्रेड का अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं या फाउंडेशन नीट सब के अंतर्गत बायो का जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं जेनेटिक्स, आज अपन सिर्फ इसकी क्या पढ़ेंगे, ABCD पढ़ेंगे। अपन इस क्लास के अंतर्गत क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी आपको PDF डायरेक्ट मिल जाएगी। बस आप एक एक चीज को समझते जाओ। यदि आपने समझ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अपन सबसे पहले जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसको जेनेटिक्स है, और हिंदी में क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। जेनेटिक्स आनुवंशिकता। अपने इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। अपने इसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली, कि इस जेनेटिक्स में कौन कौन से वर्ड आएंगे, उन वर्ड्स का अपने को मीनिंग मालूम होना चाहिए। जैसे एक वर्ड आता है हेरिडिटी, हेरिडिटी या वंशानुगति। हेरिडिटी, वंशानुगति। हेरिडिटी या वंशानुगति का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड में जितने ऑर्गेनिज्म है, उसके अंतर्गत क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म की फोटोकॉपी निकलती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आती है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ ट्रेट, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से सीधे संतान में ट्रांसफर होते हैं। एक पीढ़ी से सीधे दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं बिना कोई चेंजेज हुए। जैसे माँ बाप में कोई लक्षण था और उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, सीधा संतान में आ गया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रेट लक्षणों का बिना स्थानांतरण के, बिना चेंजेज के पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। जैसे कपल है, मदर और फादर की हाइट कम है, बच्चे की भी हाइट कम है, अर्थात माता पिता के अंतर्गत क्या हाइट कम थी और बच्चे में भी हाइट कम है, बिना चेंजेज के जैसा ट्रेट था वैसा का वैसा ट्रेट, वैसा का वैसा लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो गया, तो वो क्या है, हेरिडिटी है।
देखो अपन दोस्तों, इसमें कंपटीशन के आज तक ऑल कंपटीशन, हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम के कंपटीशन के क्वेश्चन साथ लेके चलेंगे, ताकि आप जेनेटिक्स से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने बैठो, चाहे थ्योरी पढ़ने बैठो, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। क्वेश्चन आता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का बिना परिवर्तन के स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है, वंशानुगति कहलाता है। अब हेरिडिटी है, वंशानुगति है, वंशानुगति, इसमें बिना परिवर्तन, लक्षणों में बिना परिवर्तन हुए, ट्रैट में बिना परिवर्तन हुए पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं? ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद में दूसरी टर्म देखो, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि इसमें दो चीज आती है, एक तो आती है हेरिडिटी और एक आती है वेरिएशन, मतलब वंशानुगति और विभिन्नता, दो चीज आती है। क्या मतलब है? देखो बहुत बड़ी टर्म है। इसका मतलब होता है जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है, साइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और इसका जो लेटेस्ट रूप अपने सामने आया है वो है बायोटेक है। बायोटेक क्या है अपन डिस्कस करेंगे क्लास में। बायोटेक मॉडर्न जेनेटिक्स का एक पार्ट है। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे जाते हैं, इनमें लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो उनमें परिवर्तन कैसे होता है, कैसे परिवर्तन होता है, किस कारण होता है, वेरिएशन क्या क्या है, वेरिएशन विभिन्नता है, और ट्रैट का पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होना, उन दोनों की स्टडी अपन जिस ब्रांच में करते हैं वो क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। तो जो जेनेटिक्स है उसमें दो चीज की स्टडी करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का ट्रांसफर और उनमें होने वाले परिवर्तन, उन दोनों का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं वो क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है, आनुवंशिकता कहलाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और इसका जो फादर है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का पिता है, वो कौन है? मेंडल है। दोस्तों मैं आपको मेंडल का पूरा इतिहास समझाऊंगा, मेंडल की पूरी हिस्ट्री समझाऊंगा। मेंडल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन था, बहुत इंपॉर्टेंट एक मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था, एक प्रकृति का बहुत बड़ा ज्ञाता था मेंडल। और मेंडल ने जेनेटिक्स की नींव रखी थी, और इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो मेंडल आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स आनुवंशिकता का पिता कौन है? मेंडल है। जॉन ग्रिगोर मेंडल आनुवंशिकता का पिता है। क्वेश्चन आता है कि मेंडल किसका ज्ञाता था? एक मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था और प्रकृति का ज्ञाता था। प्राकृतिक विज्ञान का बहुत नॉलेज था मेंडल को। अपन मेंडल का इतिहास पढ़ेंगे, मेंडल के बारे में डिस्कस करूंगा, तब मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये वर्तमान के अंतर्गत अपन जो जेनेटिक्स टर्म काम में लेते हैं, जेनेटिक्स शब्द काम में लेते हैं, वो किसने दिया था? विलियम बैटसन ने दिया था। क्वेश्चन आता कि टर्म ऑफ जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी? बैटसन ने दी थी। और जेनेटिक्स पर अनेकों प्रयोग किए हैं, जिसमें फल मक्खी, अपन बात करेंगे फल मक्खी, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, इस पर एक वैज्ञानिक ने बहुत जेनेटिक्स से संबंधित एक्सपेरिमेंट किए थे, टीएच मॉर्गन ने। और टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ प्रैक्टिकल जेनेटिक्स, प्रायोगिक आनुवंशिकता का पिता किसको बोलते हैं? फादर ऑफ प्रैक्टिकल जेनेटिक्स, प्रायोगिक आनुवंशिकता का पिता किसको बोलते हैं? प्रायोगिक आनुवंशिकता का जो पिता है वो है टीएच मॉर्गन है। टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला के ऊपर? उसको अपन अलग से अपन डिस्कस करेंगे। टीएच मॉर्गन का पूरा इतिहास पढ़ेंगे कि टीएच मॉर्गन क्या था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, जेनेटिक्स अपने को क्या समझाना चाहता था। अपनी जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का आधुनिक आनुवंशिकता का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का जो पिता है वो कौन है? बैटसन है। क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकता का पिता, आधुनिक मॉडर्न जेनेटिक्स का जो पिता है, फादर है, वो कौन सा था? बैटसन था। जो बैटसन है, इसी ने भी टर्म दी जेनेटिक्स,
और इसी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। तो मॉडर्न जेनेटिक्स का जो पिता है वो कौन है, बैटसन है। इसके बाद में देखो 3 या 4 क्वेश्चन दोस्तों एक जैसे बनते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन एक जैसे बनते हैं जेनेटिक्स से संबंधित, वो आपको मालूम होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन आता है कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीवन का भौतिक आधार क्या है, अपने जीवन जीने का भौतिक आधार क्या है। तो अपन जीवन जीने का भौतिक आधार होता है वह है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म है जीवन का, लाइफ का फिजिकल बेसिस, भौतिक आधार है वो प्रोटोप्लाज्म है। ये इसको क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। थोड़ा सा आपको हल्का सा मालूम होना चाहिए, इस संसार के अंतर्गत ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे सजीव है, किसके बने होते हैं, सेल के। ये एक सेल है, कोशिका है, ये सेल है। इस सेल का मेन होता है न्यूक्लियस होता है, ये नाभिक है, नाभिक है। ये न्यूक्लियस से बाहर का जो मैटर है, बाहर का जो द्रव्य है, ये क्या कहलाता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म है या न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसको क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो आपस में मिल जाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। देखो दोस्तों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि एक सेल है, कोशिका है, उस कोशिका के अंतर्गत केंद्र के बाहर का जो मैटर है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहलाता है। केंद्र के अंदर का जो मैटर है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, केंद्रक द्रव्य कहलाता है। और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इन दोनों को मिलाकर के अपन क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन का, किसका, जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस है, कौन सा, प्रोटोप्लाज्म। और यदि अपन बात करें जो अपनी जेनेटिक्स आनुवंशिकता है, इस जेनेटिक्स का बेस क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बेस ऑफ जेनेटिक्स, पूरी जेनेटिक्स है वो किसके ऊपर टिकी हुई है, पूरी जेनेटिक्स है उसका बेस है, आधार है वो क्या होता है, डीएनए होता है। जेनेटिक्स का बेस कौन सा है, जो आधार है वो कौन सा होता है। देखो जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कौन है, जीव द्रव्य। और जेनेटिक्स का आधार कौन सा है, डीएनए। और जेनेटिक्स का भौतिक आधार देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल बेसिस ऑफ जेनेटिक्स कौन है, क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स का केमिकल बेसिस कौन सा है, रासायनिक आधार कौन सा होता है, जीन है। देखो दोस्तों यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। पहला क्वेश्चन बनता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार कौन सा है, तो आंसर जाएगा प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन आता है कि बेस ऑफ जेनेटिक्स कौन है, आनुवंशिकता का आधार क्या है, डीएनए। क्वेश्चन आता है कि फिजिकल बेस ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का भौतिक आधार क्या है, आनुवंशिकता का भौतिक आधार गुणसूत्र है। केमिकल बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का रासायनिक आधार क्या है, तो रासायनिक आधार क्या है, जीन है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको चारों के चारों क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। अभी तक दोस्तों अपन इस क्लास के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया है। आपको एक एक मेरी क्लास जब अच्छी तरीके से लगवे तो आपको बायोलॉजी की हर चीज क्लियर होगी। जैसे अभी तक मैंने सिंपल बातें बताई है कि हेरिडिटी क्या चीज है, जेनेटिक्स क्या चीज है, जीवन का भौतिक आधार क्या है, आनुवंशिकता का भौतिक आधार क्या है, आनुवंशिकता का रासायनिक आधार क्या है, आनुवंशिकता का आधार क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जेनेटिक्स का पिता कौन है, मॉडर्न जेनेटिक्स का पिता कौन है, प्रैक्टिकल जेनेटिक्स का पिता कौन है। आपको एक एक क्वेश्चन सब क्लियर होना चाहिए ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने बैठो तो तुरंत आपको आंसर क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं, पेपर हैंडलिंग पैटर्न क्या होता है,
उनके बारे में अपन बीच बीच क्लास के अंतर्गत एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना बहुत आसान है, लेकिन उसको क्रैक करने के लिए अपने के अंतर्गत क्वालिटी होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की कहीं भी कोई भी कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स नहीं है। हमारी ऑफलाइन क्लास में फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंतर्गत जैसे एक बैच के अंतर्गत 300 स्टूडेंट्स होते थे, कोरोना के कारण बंद हो गए। तो हम देखते थे कि इस 300 स्टूडेंट्स के बैच के अंदर देखते थे कि मात्र 20 से 25 बच्चे ही होते थे जो नॉलेजफुल होते थे और उनका सिलेक्शन पक्का होता था। तो इसके अंदर अपन बात करें, यदि अपन डिस्कस करें आगे, तो एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने जा रहे हैं, ये जो आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। देखो अपना शरीर होता है, अपना शरीर है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, अपना बॉडी है, अपना शरीर है। अपना जो बॉडी है, अपना शरीर है, अपना शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिका का। अपन कोशिकाओं के मास है, कोशिकाओं का ग्रुप है, कोशिकाओं का झुंड है। अपना पूरा बॉडी है, सेल का ग्रुप है। बॉडी के अंदर अगर नंबर ऑफ सेल ज्यादा होती है तो बॉडी का वेट बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सेल गिर जाती है तो बॉडी का वेट क्या होता है? घट जाता है। अपने इस ढांचे के अंतर्गत सेल है, वो दो काम करती है। एक तो अपने बॉडी का स्ट्रक्चरल बनाती है, संरचना बनाती है, और एक सेल का काम होता है सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाना, अपने आगे वाली पीढ़ी में ट्रैट को ट्रांसफर करना। और यहाँ अपन सिर्फ ब्रांच की स्टडी किसकी कर रहे हैं? अपनी स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स की, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रैट के ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं, वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, अपन जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपने शरीर के अंदर दो टाइप की कोशिकाओं में से अपन मेन बात कर रहे हैं किसके बारे में? जर्मिनल सेल, जनन कोशिका। जर्मिनल सेल के बारे में बात करें, जनन कोशिका के बारे में बात करें, जनन कोशिका। और ये जो जर्मिनल सेल है, ये मेल के अंदर तो रहती है किसमें? वर्षण में, टेस्टिस में। और फीमेल के अंदर होती है ओवेरी के अंदर, अंडाशय के अंदर होती है, अंडाशय के अंदर होती है। जैसे मेल का प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक लिंगी अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो कौन सा है? टेस्टिस है। और फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है? ओवेरी है। अब टेस्टिस वृषण है, इसकी अल्टीमेट से निकल कर जाती है कौन सी है? स्पर्म है, शुक्राणु। स्पर्म है या शुक्राणु होती है। और फीमेल की जो मेन निकल करके आती है सेल है, वो क्या है? ओवम है, अंडाणु है, ओम, अंडाणु। अब देखो दोस्तों, अल्टीमेट एक मेल की पूरी बॉडी का आगे वाली पीढ़ी में सिर्फ एंड सिर्फ एक सेल जाती ओनली, और उस सेल का नाम क्या है? स्पर्म सेल या शुक्राणु सेल। और फीमेल की बॉडी का सिर्फ एंड सिर्फ एक सेल जाती है, उस सेल का नाम क्या है? ओवम सेल है। क्वेश्चन आता है कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस है। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवेरी है। जो टेस्टिस है इसकी मेन जो सेल है वो क्या है? स्पर्म सेल है। और ओवेरी की जो मेन सेल निकल करके आती है वो क्या है? ओवम है। अब देखो बॉडी है, बॉडी कोशिकाओं का मास है, कोशिकाओं में कौन सी होती है? जर्मिनल सेल होती है। और दोस्तों यदि अपन जर्मिनल सेल के अंदर बात करें, इस जर्मिनल सेल के अंतर्गत मेनली क्या होता है? केंद्रक होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। अर्थात एक पीढ़ी से आगे पीढ़ी के अंतर्गत जाता है सिर्फ एंड सिर्फ जनन कोशिका, जर्मिनल सेल का क्या जाता है? केंद्रक जाता है। और पूरा केंद्रक भी नहीं जाता है, इस केंद्रक के अंतर्गत क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत भी धागे रहते हैं, धागों को अपन क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन। और दोस्तों जब ये क्रोमेटिन के धागे एकदम क्लियर हो जाते हैं, एकदम साफ हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाता है, उनका पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेट होने के बाद क्लियर हो जाते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र है। और आप जानते हो कि गुणसूत्र के अंदर तीन चीज होती है, एक तो डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, और एक क्या होती है? प्रोटीन होती है। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अपना जो पूरा बॉडी है, इस बॉडी की मेन संरचनात्मक और क्रियात्मक पार्ट कौन सा है? कोशिका।
कोशिका में कौन सी कोशिका है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का ट्रांसफर करती है? कौन सी? जेनेटिक्स में जो पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी होती है? जर्मिनल सेल है। जर्मिनल सेल मेल के अंतर्गत प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में बनती है, उसका नाम क्या है? स्पर्म। फीमेल के अंदर जो ओवेरियम बनती है उसका नाम क्या है? ओवम सेल है, अंडाणु कोशिका है। और जनन सेल के अंतर्गत जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इस केंद्रक में पाया जाने वाला जो मटेरियल जो जेनेटिक्स से संबंधित है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में जो धागे होते हैं वो धागे क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन में से पानी निकलने के बाद, डिहाइड्रेशन होने के बाद साफ धागे बनते हैं, क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अपन पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इसके अंतर्गत आरएनए क्या होता है? अपनी बॉडी के अंतर्गत क्या होता है? संरचनात्मक वर्क करता है। इसका मेन काम क्या होता है? संरचनात्मक। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड के अंदर जो आरएनए का मेन फंक्शनल है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी जीव के अंदर, किसी शरीर के अंतर्गत क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है। और प्रोटीन, आप जानते हो कि प्रोटीन तो इस जगत के अंतर्गत मेन संरचनात्मक घटक है किसी भी बॉडी का। और इसके अंतर्गत जो डीएनए होता है, इस डीएनए का जो मेन वर्क होता है, डीएनए का मेन वर्क है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रेंट को, लक्षणों को ट्रांसफर करने का होता है। अब देखो इसके अंदर अपन बात करें, जैसे डीएनए है या अपना जो ये आरएनए है, डीएनए या आरएनए। अब इसके अंतर्गत ये जो डीएनए या आरएनए है, इसके अंदर अपन बात करें, ये मेनली जो डीएनए का जो मेन जो पार्ट है, डीएनए का जो मेन जो पार्ट है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ट्रांसफर करता है वो क्या कहलाता है? जीन। वो क्या है? जीन। और जीन किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के। जीन किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है। जीन किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जीन है वो किसके बने होते हैं? जीन किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? बहुलक होता है। डीएनए की मेन जो यूनिट है काम करने वाली, वो क्या है? जीन। इस यूनिवर्स के अंदर जेनेटिक्स का जो केमिकल बेसिस है वो क्या है? जीन है। और जीन खुद का किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत यदि अपन बात करें, न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत अपन बात करें तो तीन चीज आती है। एक तो इसके अंतर्गत क्या होता है? न्यूक्लियोसाइट है। न्यूक्लियोसाइट इसके अंतर्गत क्या आता है? न्यूक्लियोसाइट है। न्यूक्लियोसाइट। और दूसरा एक क्या है? फॉस्फेट है। अब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिलकर के क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। और अब इसके अंतर्गत जो अपना न्यूक्लियोसाइड है, इसमें फिर से क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो नाइट्रोजन क्षारक है, N2 बेस है, और एक क्या होती है? शुगर है, शर्करा है। और डीएनए और आरएनए में जो शर्करा होती है दो टाइप की होती है। एक तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, एक सिर्फ राइबोस शर्करा होती है। आरएनए में कौन सी होती है? राइबोस शर्करा। आरएनए में कौन सी होती है? राइबोस शुगर होती है। और डीएनए में कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। और जो नाइट्रोजन क्षारक है दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन होता है, एक क्या होता है? पिरिमिडिन है। प्यूरिन के अंतर्गत क्या होता है? ए एंड जी है, एडेनिन और ग्वानिन है। और पिरिमिडिन के अंतर्गत थाइमिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है। अब इसके अंतर्गत पिरिमिडिन के अंतर्गत क्या होता है? जब इसके अंतर्गत ये थाइमिन है, साइटोसिन, तीन टाइप के हैं देखो, और थाइमिन नहीं होता है उसके स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल आता है। और इसके अंतर्गत देखो प्यूरिन दो, ये ए और जी है। अब देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर अपन अभी टॉपिक शुरू नहीं किया है, जेनेटिक्स की शुरुआत नहीं की है। अब तो अभी तक तो मैं जेनेटिक्स के बारे में आपको ये बता रहा हूँ कि डीएनए किसका बना होता है, जीन किसका बना होता है। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में कौन सी होती है? राइबोस शर्करा। जीन किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के। आनुवंशिकता का रासायनिक आधार क्या होता है? जीन होता है। अभी तक अपन सिर्फ एंड सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें। आपको मालूम होना चाहिए टेस्टिस क्या चीज है, एक ओवेरी क्या चीज है, जर्म सेल कहाँ रहती है, जर्म सेल का कौन सा पार्ट है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता है,
क्रोमेटिन क्या है, गुणसूत्र क्या होता है। अपन सिर्फ टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, आपको एक एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि प्यूरिन क्षारक कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडिन कौन कौन से होते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, थाइमिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। और डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, ऑक्सीराइबोज। न्यूक्लियोटाइड किसके बनते हैं, दो चीज के, न्यूक्लियोसाइड प्लस किसके, फॉस्फेट के। और न्यूक्लियोटाइड है इसका ग्रुप है वो क्या कहलाता है, जीन। जीन से क्या बनता है, डीएनए। और यदि अपन बात करें डीएनए किसका पार्ट है, क्रोमोसोम का। एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि ये सारे के सारे क्या क्या वर्ड्स हैं इसके बारे में। इसके अलावा अपने पास जेनेटिक्स के अंतर्गत एक वर्ड आएगा, उस शब्द के बारे में अपन बात कर रहे हैं। उस शब्द का नाम है एटाविज्म। कि एटाविज्म का क्या मतलब होता है, एटाविज्म क्या चीज है। एटाविज्म किसको कहते हैं, पूर्वजकता। हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्वजकता कहते हैं। एटाविज्म, पूर्वजकता, एटाविज्म। देखो दोस्तों क्या मतलब होता है, एटाविज्म का मीनिंग क्या है। एटाविज्म कि क्या मीनिंग है, देखो इसके बारे में अपन पूरा तो डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन के अंदर, उद्विकास के अंदर। मैं आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, उद्विकास पढ़ाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है साइंस का। उद्विकास का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस चेंजेज, सतत परिवर्तन, लगातार समय के साथ जो सतत परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इवोल्यूशन कहलाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जो इवोल्यूशन होता है इसमें क्या होता है, पीढ़ियां जैसे से पीढ़ी दर पीढ़ी जाती हैं वैसे वैसे क्या होती हैं, उसका डेवलपमेंट होता जाता है, विकास होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है, चेंजेस होते हैं। जो घटिया लक्षण हटते जाते हैं, बढ़िया लक्षण क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जिससे एट प्रेजेंट के अंतर्गत इस अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा इवोल्यूशन किसका होता है, मानव प्रजाति का हुआ है। मानव जाति क्या चीज है, अदर पशुओं से क्या फर्क है। एक मनुष्य जाति और एक अन्य जो प्रजाति का जो सदस्य, उसमें अंतर क्या है, सिर्फ अंतर है इवोल्यूशन का, बुद्धि का। बुद्धि का क्या है, इवोल्यूशन है। और ये बुद्धि है इस प्रकार से चल रही है कि 2026 तक, मैं आपको इन फ्यूचर की भविष्यवाणी बताता हूं, 2026 तक क्या है कि जैसी प्रॉपर्टी वैसी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। जैसे किसी में क्रिमिनल नेचर तो क्रिमिनल नेचर बढ़ती जाएगी। जैसे किसी के अंतर्गत आईक्यू ज्यादा है, बुद्धिमत्ता है, तो उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ती जाएगी। तो जिस प्रकार जो प्रॉपर्टी है जिसके अंतर्गत, जिस मानव प्रजाति के अंतर्गत, वो उसी के अंतर्गत बढ़ती जाएगी। जैसे इसको किसी का मान लो कंप्यूटर का नॉलेज, उसका नॉलेज उसी क्षेत्र में बढ़ता जाएगा। जैसे एक साइकोलॉजी का पेशेंट है, मानसिक पेशेंट है, उसके अंतर्गत उसकी मानसिकता क्या हो जाएगी, खराब होती जाएगी, साइकोलॉजी खराब होती जाएगी। तो इसके अंतर्गत दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, एटाविज्म का मतलब होता है कि जैसे कोई एक ऐसा ट्रेट, ऐसा लक्षण जो अपने पूर्वजों में था वो अचानक प्रकट हो गया। जैसे एक बच्चा जन्मा, एक बच्चे का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, और बच्चा जन्मा तब उसके अंतर्गत क्या होता है, पूंछ, टेल प्रेजेंट है। तो गांव में ऐसा बोल देते हैं कि बंदर पैदा हो गया। इसका मतलब अपने पूर्वजों के अंतर्गत वो टेल थी, पूंछ थी, वो गायब हो गई थी इवोल्यूशन के दौरान, लेकिन अब अचानक प्रकट हो गई। अचानक प्रकट होना क्या कहलाता है, एटाविज्म। कोई भी ट्रेट, कोई भी लक्षण जो इवोल्यूशन के साथ गायब हो गया था, लेकिन वो अचानक क्या होता है, प्रकट हो जाता है, अचानक वापस आ जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एटाविज्म बोलते हैं, पूर्वजकता बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग के बारे में बात कर रहे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग। अपनी बॉडी के अंतर्गत लगभग 180 के आसपास वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर में कितने नंबर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन है, लगभग कितना है, 180 अवशेषी अंग है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि मनुष्य के शरीर में या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म के शरीर में, मनुष्य के शरीर के अंतर्गत ऐसे अंग, ऐसे ऑर्गन जो पहले ज्यादा क्रियाशील थे, लेकिन समय के साथ साथ उनकी क्रियाशीलता क्या है,
कम होगी, जो क्रियाशीलता घट गई, जिनकी क्रियाशीलता घट गई, ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? वेस्टिजियल अंग। अपने पूर्वजों के अंतर्गत ऐसे अंग जो ज्यादा क्रियाशील थे पहले, उनकी क्रियाशीलता कम होगी, समय के साथ साथ उनकी क्रियाशीलता घट गई, वो निष्क्रिय हो गए, ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? अवशेषी अंग कहलाते हैं। अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। इन फ्यूचर के अंतर्गत कई अवशेषी अंग होंगे मानव जाति के अंतर्गत, क्योंकि मानव जाति का जो काम करने का पैटर्न है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। जैसे अपन कोई भी वेस्टिजियल ऑर्गन अपनी बॉडी, जैसे मान लो अपेंडिक्स के बारे में बात करें, अपेंडिक्स कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं अपन वेस्टिजियल ऑर्गन के टॉपिक को। मैं आपको कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है बॉडी में, इसको अलग से डिस्कस करूंगा। यहाँ तो सिर्फ ये टर्म काम आएगी, इस कारण मैंने आपको सिर्फ टर्म के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ अपन टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। जैसे अपेंडिक्स, अपने पूर्वज थे जंगलों में रहते थे, अपने पूर्वज है वनस्पति को ज्यादा काम में लेते थे, शाकाहारी भोजन करते थे। वेस्टिजियल जो अंग का देखो एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। अपेंडिक्स अपने पूर्वज है जंगलों में रहते थे, शाकाहारी भोजन ज्यादा करते थे। शाकाहारी भोजन को पचाने के लिए बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था अपेंडिक्स, जो सेल्यूलोज के डाइजेशन के अंतर्गत काम आता था, हेल्प करता था, सहायता करता था। लेकिन वर्तमान में मानव प्रजाति ने जंगल छोड़ करके घरों में रहने लगे और उसके अंतर्गत क्या होता है? शाकाहारी भोजन की कमी होती जा रही है। इसका नहीं, इस अंग का अब एट प्रेजेंट में इतना काम नहीं है, इसका काम नहीं, इसका मतलब एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है। कोई भी एग्जाम्पल देखो, जैसे ये एयर पिन्ना है, एयर पिन्ना शिचिर का एकदम वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाएगा। आंख के देखो ये बिंदु है, पॉइंट है अंदर का, तीसरी प्लक है, थर्ड आईलिड है, वो भी क्या है? वेस्टिजियल बन गई, क्योंकि पूर्व जंगलों में रहते थे और अपना जो आंख की थर्ड आईलिड पूरी आंख को कवर कर देती धूल धुएं से बचाने के लिए। वर्तमान में घरों में रहता है, मिट्टी आती नहीं है, इस कारण इसका उपयोग नहीं रहा, अर्थात वो क्या बन गया? वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया। तो कुल मिलाकर के अवशेषी अंग अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तो मैं इतना सा बताना चाहता हूँ कि अपने पूर्वजों में क्रियाशील थे और वर्तमान में इसकी क्रियाशीलता कम होती जा रही है। ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? वेस्टिजियल अंग कहलाते हैं। जैसे मैंने एक अपेंडिक्स का एग्जाम्पल देके बताया आपको, या आंख की लीड का एग्जाम्पल देके, एयर पिन्ना का एग्जाम्पल देके बताया है। इसके अंतर्गत यदि अपन बात करें, टोटल नंबर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन लगभग कितने होते हैं? 180 के आसपास है। इसके अंतर्गत एक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मानव जाति में लगभग टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं? 30 से 40 हजार जीन। इसका दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा था कि कल्पना चावला है, उसकी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मौत हो गई थी, तो उसके शरीर में टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं? 30 से 40 हजार जीन है अपनी बॉडी के अंदर, मानव प्रजाति के अंदर। यदि अपन इसके अंदर बात करें कि अपनी पूरी बॉडी के अंतर्गत जो सेल है, कोशिका है, उसमें मेनली डीएनए कहाँ होता है? देखो केंद्रक है ये, और ये बाहर का भाग है। केंद्र के अंदर 99% डीएनए होता है, बाहर 1% डीएनए होता है। 1% डीएनए मेनली माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो अपना क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर है। अर्थात एक सेल के अंतर्गत मेनली डीएनए किस में होता है? केंद्रक में। कितना परसेंट होता है? 99%। सेल में केंद्र के बाहर डीएनए कितना परसेंट होता है? 1%। वो भी किस में होता है? मेनली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन आता है कि अपना जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के ऊपर क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर लगे रहते हैं जीन है। ये किस क्रम में लगे रहते हैं? ये जीन देखो रेखी क्रम में लगे रहते हैं। किस क्रम में लगे रहते हैं? रेखी क्रम में। ये जीन है, लीनियर ऑर्डर में लगे रहते हैं। गुणसूत्र के ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है किस क्रम में लगे रहते हैं? रेखीय ऑर्डर के अंदर, लीनियर क्रम में लगे रहते हैं, रेखीय क्रम में। और ये जीन है, इस जीन के एक जीन के कई रूप है, वो क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एलील क्या चीज है? एक जीन के कई रूप क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। जीन के कई रूपों का ग्रुप होता है, झुंड होता है, वो क्या है? एलील है। किस क्रम में लगे रहते हैं? रेखीय क्रम के अंतर्गत क्या होते हैं? लगे रहते हैं। जीन है, किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कैरियोटाइप। क्या है कैरियोटाइप? का क्या मतलब होता है? कैरियोटाइप का क्या मीनिंग है? कैरियोटाइप क्या चीज होता है? कैरियोटाइप गुणसूत्र के ऊपर जीन है, वो किस क्रम में लगे रहते हैं? गुणसूत्र के ऊपर जीन लगे रहते हैं रेखीय क्रम में। जिस स्थान पर, वो स्थान क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है। स्थान क्या है? लोकस है।
देखो दोस्तों, कैरियोटाइप क्या है? कैरियोटाइप का क्या मतलब होता है? कैरियोटाइप का मतलब कोई भी, जैसे मानव जाति है, एक प्रजाति है, मानव जाति में कितने गुणसूत्र हैं, कितने टाइप के क्रोमोसोम हैं, उन गुणसूत्रों की साइज क्या है, शेप क्या है, आकार क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है। अपन एक जाति के गुणसूत्र, उसका जेनेटिकल मटेरियल, उसका आनुषिक पदार्थ, उसके गुणसूत्र से संबंधित सब कुछ जो सूचनाएं का जो झुंड है वो क्या कहलाता है? कैरियोटाइप कहलाता है। अब कैरियोटाइप सिंपल है, इसका मतलब जाति क्या है? सरल है। और कैरियोटाइप जटिल है, इसका मतलब जाति क्या है? कॉम्प्लेक्स है। जैसे प्रोकैरियोट का कैरियोटाइप सिंपल होता है क्योंकि वो सरल है, और यूकैरियोट का कैरियोटाइप क्या होता है? जटिल होता है। इसका मतलब वो जाति क्या है? कॉम्प्लेक्स, जटिल है। जैसे जैसे कैरियोटाइप बिगड़ता जाएगा, कैरियोटाइप डिस्टर्ब होता जाएगा, टाइप्स इसके अंदर गुणसूत्रों के बढ़ते जाएंगे, जिसके अंतर्गत गुणसूत्रों की अल्ट्रा स्ट्रक्चर चेंजेस होती जाएगी, तो गुणसूत्रों से संबंधित संपूर्ण सूचना वो क्या कहलाती है? कैरियोटाइप। क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सरल कैरियोटाइप किसका होता है? प्रोकैरियोट का। जटिल किसका होता है? यूकैरियोट का। कैरियोटाइप का मीनिंग क्या है? तो इसके अंतर्गत आप किसी जाति सरल या जटिल है उसकी पहचान किससे करते हैं? कैरियोटाइप से करते हैं। एक टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट, ईडियोग्राम। ईडियोग्राम का क्या मतलब होता है? जैसे अपने पास जितने क्रोमोसोम है, कैरियोटाइप का अपन स्टडी कर लिया, जैसे मानव प्रजाति का कैरियोटाइप स्टडी कर लिया, उसमें कितने टाइप के क्रोमोसोम की शेप क्या है, उसकी लंबाई क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, सब एनालिसिस कर लिया। उसके बाद में अपन उनको क्या घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, गुणसूत्रों को लंबाई के घटते क्रम में सेट करते हैं, और लंबाई के घटते क्रम में सेट करना क्या कहलाता है? ईडियोग्राम कहलाता है। ईडियोग्राम कहते हैं। दोस्तों, आज अपन इस जेनेटिक्स की क्लास के अंतर्गत मैंने आपको सिर्फ एक थोड़ा सा मैटर टर्मिनोलॉजी बताया है। ओनली किसके बारे में डिस्कस किया है? टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। आपको एक एक चीज मालूम होना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या चीज है, हेरिडिटी क्या चीज है, गुणसूत्र क्या है, डीएनए क्या है, और कौन कौन सी शर्करा है, अपनी बॉडी कैसे, टेस्टिस कैसे, स्पर्म क्या है। जेनेटिक्स से संबंधित आपको एटाविज्म क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, ईडियोग्राम क्या है, कैरियोटाइप क्या है, जीन किसके बने होते हैं, कौन कौन से क्षारक होते हैं, 5 टाइप के कौन से क्षारक हैं, प्यूरिन कौन से होते हैं, पिरिमिडिन कौन से होते हैं, ये आपको दोस्तों एक एक चीज मालूम होना चाहिए। आगे की अपन क्लास के अंदर जेनेटिक्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। और हिंदुस्तान का कोई कंपटीशन, चाहे नीट का हो, चाहे वह 11th-12th फाउंडेशन हो, चाहे वह लेब स्टेट का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का हो, किसी भी कंपटीशन को आप क्रैक करोगे यदि मेरे आपने क्लासेस रेगुलरली व्यवस्थित तरीके से लिए। नोट्स आप साथ साथ बना सकते हो, साथ साथ नहीं बनाते हो तो मैं नोट्स जो क्लास में पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको डायरेक्ट भेजेंगे। उसी स्टूडेंट को जिसने हमारा सेल किया है, सिलेबस कोर्स जो क्लासेस मैटर जो हमारी सेल किया उसको अपन डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।